स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, तो ऐसा होने पर हर केमिकल रिएक्शन एक लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, जिसे हम लोग नाम देने लगते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक वही चीज़ यहाँ बताएगी है, व्हेन केमिकल सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस देयर कॉम्बिनेशन फॉलो सर्टेन लॉज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये लॉ कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट आपका बताया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व मतलब क्या होना, फिक्स होना, कंजर्व हो जाना, ठीक, चेंज ना होना। तो किसका चेंज ना होना? मास का चेंज ना होना। तो हमारा क्या कहलाया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या बताया गया इसमें? इट स्टेट्स दैट मास इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, हाउएवर इट्स फिजिकल और केमिकल नेचर में चेंजेस। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। उसी तरह से यहाँ पर ही बताया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके फिजिकल और केमिकल नेचर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट उसके मास में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। यानी रिएक्शन के स्टार्टिंग में जितना रिएक्टेंट पार्ट आप लोगे, रिएक्शन के एंड में बना प्रोडक्ट पार्ट का मास हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ वी मे कंक्लूडेड दैट फॉर ए रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन ले लो, बस ध्यान रखना होगा जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और जब बैलेंस्ड फॉर्म रिएक्शन में आप रिएक्टेंट पार्ट का मास को कैलकुलेट करोगे और प्रोडक्ट के पार्ट के मास को कैलकुलेट करोगे, तो हमेशा आप क्या देखोगे? दोनों का मास हमेशा सेम रहा। हो सकता है रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट जो है उसकी फिजिकल और केमिकल नेचर चेंजेस हो चुके हों। जैसे H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या बना देता है? H2O, ठीक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो H2 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है, तो O2 है तो कितना हो जाएगा? 32। और साथ में क्या लिखा हो? 1/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 132 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी कितना होगा? 16। तो 2 + 16 कितना हो गया? 18 ग्राम। यानी H2O प्लस हाफ O2O का यहाँ पर जो रिएक्टेंट पार्ट है उसका मास कितना है? 18 ग्राम है, ठीक। इन्होंने जब कंबाइंड करा तो किसका फॉर्मेशन करा? वाटर का। और वाटर जब कंबाइंड फॉर्म में आया तो आपने इसका मास निकाला, H2 यानी कि 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन O यानी 16। तो 2 + 16 कितना हो गया आपका? 18। तो आपने क्या देखा? रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट पार्ट का मास और रिएक्शन के बाद बने प्रोडक्ट पार्ट का मास आपस में क्या है? इक्वल है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ठीक है। तो बस आप यहाँ इतना हो सकता है कि जो आपका रिएक्टेंट पार्ट था H2 और O2 वो दोनों किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में, जबकि जो प्रोडक्ट बन रहा है H2O वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसके फिजिकल और केमिकल नेचर में चेंजमेंट आ सकता है। यानी रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट पार्ट का मास और रिएक्शन के बाद बने प्रोडक्ट पार्ट का मास हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक। फिर आ जाती है बात लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और डेफिनेट मतलब फिक्स होना, प्रोपोर्शन मतलब उनका जो मास रेशियो है वो हमेशा क्या रहना? फिक्स होना, डेफिनेट होना। तो नाम दे दिए गए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो चलिए देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट डिफरेंट सैंपल ऑफ ए प्योर केमिकल सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई मास। कोई भी प्योर केमिकल सब्सटेंस आप किसी भी सोर्स, किसी भी मेथड कैसे भी फाइंड आउट करोगे, ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो उनका मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा, फिक्स रहेगा। रेशियो या प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए नाम क्या दिया गया है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि हम वाटर को किसी भी मेथड, किसी भी सोर्स से फाइंड आउट करें, आप अलग अलग सोर्सेज से क्या ले लो? वाटर ले लो, और उसमें आप क्या देखोगे? एवरी सैंपल ऑफ वाटर यानी H2O कंटेन 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाई मास, ठीक। जैसे H2O, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16, यानी ये निकालो तो 1:8। आप वाटर किसी भी सैंपल, किसी भी सोर्स से फाइंड आउट करो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा क्या मिलेगा? 1:8 के फॉर्म में ही मिलेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, इसलिए इसको नाम देते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी तरह से हमने क्या देखा? जब CO2, तो अगर हम देखें तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा क्या रहता है? 3:8 रहेगा, चाहे आप कैसे भी उसको फाइंड आउट करो। तो इसीलिए इसको नाम देते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आप कैसे भी फाइंड आउट करो, उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं
तो हमेशा क्या रहेंगे, मास के एक डेफिनेट रेशियो में होंगे। ठीक, बस ध्यान रखना होगा जो सब्सटेंस आपका हो वो क्या हो, प्योर केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इसमें बताया गया है कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइन करके मोर देन टू प्रोडक्ट का या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास जो अदर एलिमेंट के साथ अदर एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से क्या करता है, कंबाइन करता है, वो हमेशा एक फिक्स्ड यानी मल्टीपल रेशियो में पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से हम कंबाइन करा के टू डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी H2 प्लस हाफ O2 कंबाइन करके क्या बना सकता है, H2O बना सकता है, और H2 प्लस हाफ O2 कंबाइन करके बना सकता है वो H2O2 जिसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, हाइड्रोजन को जो मास है वो फिक्स है और ऑक्सीजन को जो मास है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है जो एलिमेंट जिनका डिफरेंट मासेस कंबाइन कर रहा है अदर एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, वो एक क्या है, मल्टीपल रेशियो में। कैसे मल्टीपल रेशियो में, 16 + 32 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना रेशियो होगा, 1:2, यानी जो एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग इस लॉ का नाम दे रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी रिएक्शन ली गई है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हम लोग टू डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और इस डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन को जो डिफरेंट मासेस है वो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, और ऐसे कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के किस रेशियो में है, 16:32 यानी कि 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, यानी कि एक मल्टीपल रेशियो में है, इसलिए इस लॉ को हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, इफ़ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। यहाँ पर दो एलिमेंट हमने लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हमने दो एलिमेंट लिए, कार्बन और ऑक्सीजन, जो कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ऐसे फॉर्मेशन में आप क्या देख रहे हैं, जो एलिमेंट का डिफरेंट मासेस अदर एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वो हमेशा किस रेशियो में रहता है, हमेशा एक मल्टीपल रेशियो में पाया जाता है, इसलिए नाम देते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, या जिसको नाम देते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या कह रहा है, according to this law the ratio of masses of two substance A and B which separately react with a fixed mass of other substance C is either simple multiple or fractional of the ratio of the masses of A and B when they react mutually। कह रहा है कि जब दो एलिमेंट A और B सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट C के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो C के साथ उस कॉम्बिनेशन में A और B का जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, एक इस C के मास के हमेशा एक मल्टीपल या फ्रैक्शनल रेशियो में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म CO2, दे आल्सो कंबाइन सेपरेटली विद हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4 एंड H2O। यहाँ पर हमने क्या लिया, कार्बन और ऑक्सीजन लिया है, तो जिस मास रेशियो में ये क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसी मास रेशियो में देखिए, जिस मास रेशियो में आप कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2 बनाता है। तो इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, CH4 बनाता है, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हाइड्रोजन जब, तो क्या बनाता है, H2O। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, टू एलिमेंट लिए हैं, C और कार्बन और ऑक्सीजन, उनको हमने सेपरेटली किससे रिएक्ट कराया, थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन। तो क्या कहता है कि जिस मास रेशियो में जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसी मास रेशियो में या उसके मल्टीपल या फ्रैक्शनल रेशियो में वो किससे कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन इन CO2 कितना है आपका, 3:8 है। ठीक है, 12/32 कितना है, 3:8। इसी तरह से हम रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन निकालेंगे किसमें, CH4 में, तो कितना आ जाएगा, 12/4 यानी 3:1। और रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन इन H2O तो कितना आ जाएगा, 8:1। ठीक, तो हमने अब क्या करेंगे, रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन इन CH4 एंड H2O हमने निकाल लिया, तो आप क्या देखेंगे 3:8। तो हमने क्या देखा, जिस मास रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसी के मास रेशियो में वो एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो कौन है, आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अब जानेंगे और भी लॉ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।